नमस्कार, मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत के भूगोल में भारत की कृषि पढ़ रहे हैं और इससे पहले कुछ वीडियो में मैंने आपको भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलें, तिलहन दलहन फसलें, मसाले, फल फ्रूट का उत्पादन, इन ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में भारत में हरित क्रांति और कृषि संबंधी जो कुछ अन्य और क्रांतियां हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत में दिए गए सवालों का आप उत्तर देंगे, ऐसा मेरा आपसे उम्मीद है। तो हम शुरू करते हैं भारत में हरित क्रांति को पढ़ना। सबसे पहले अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति शुरू हुई उससे पहले के सिनारियों को थोड़ा समझना हमारे लिए जरूरी है कि क्यों भारत को हरित क्रांति की जरूरत पड़ी थी। तो पहले हम लोग को समझ लेते हैं वो परिदृश्य क्या था उस समय का। तो उस परिदृश्य को अगर हम समझेंगे तो आप देखिए, सबसे पहले 1939 से 45 हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। और इस द्वितीय विश्व युद्ध के समय में न केवल भारत, पूरी दुनिया एक संघर्ष कर रही थी एक दूसरे से। सबका ध्यान विश्व युद्ध पर था, न कोई डेवलपमेंट, न विकास, न कृषि संबंधी विकास, इन सब चीजों पे किसी का ध्यान नहीं था। भारत में भी यही हालत थे। तो पूरी दुनिया का ध्यान एक तरह से पूरे विश्व युद्ध पर लगा हुआ था। दूसरा, अगर हम देखें, भारत फिर 1947 में आजाद हुआ। फिर भारत और चाइना का 1962 में युद्ध हुआ। फिर उसके बाद में पाकिस्तान के साथ हमने दो युद्ध लड़े जो 65 और 71 के अंदर लड़े गए थे। तो ये सारा देखो संघर्ष का दौर ही चल रहा है। सब लड़ाई झगड़े युद्ध वही सारी चीजें होती होती चली आ रही है। तो ध्यान सारा उस पर होता है, किसी भी सरकार का, देश का, जो भी हम बात करें। फिर आप देखो इस पूरे दौर के अंदर पॉपुलेशन देखिए आप। भारत की जनसंख्या 1951 में 36 करोड़ थी लगभग, जो 1961 में बढ़ के 44 करोड़ हो गई। 1971 में बढ़कर वो 55 करोड़ और जनसंख्या हो गई। तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। सारा जो युद्ध में हमारा ध्यान है, अभी हम नए नए आजाद हुए हैं, हमारी सारी जो व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। तो बड़ी प्रॉब्लम उस समय चल रही थी। उसी समय अगर हम बात करें 1960 के आसपास की हम बात करें तो भारत के लिए बड़ा टिपिकल टाइम था। क्योंकि एक तरफ तो सारे युद्ध, फिर आजादी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तमाम समस्याओं के बीच में एक समस्या भारत के सामने तब बहुत बड़ी थी, और वो थी खाने की कमी। मतलब लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था और भारत का बहुत ही कठिन समय था उस समय। अब हम अगर वीट प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए 1966 के आसपास की अगर हम बात करें तो केवल 10.4 मिलियन टन गेहूं पैदा होते थे। अब यहाँ पर आप देखिए 1966 की बात है। अब 66 और 71 के 55 करोड़ थी 71 में, तो आप ये मान लीजिए कि लगभग 50 करोड़ जनसंख्या 1966 में रही होगी। और उतनी जनसंख्या के लिए केवल गेहूं पैदा हो रहे थे 10.4 मिलियन टन। और गेहूं भारत का एक प्रमुख खाद्यान्न हम जानते हैं। तो ऐसे में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए इस खाद्यान्न से काम नहीं चल सकता था। ये खाद्यान्न गेहूं का जो उत्पादन है 1967 में थोड़ा सा बढ़ा, 11.3 मिलियन टन हुआ। क्यों बढ़ा 67 में, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन मतलब खाद्यान्न उस समय पूरा नहीं था। और इसीलिए अगर हम देखें तो द हिंदू एक पेपर जो हमारा अखबार चलता है, उसमें 1966 जनवरी में एक आर्टिकल छपा था। और उस आर्टिकल में उन्होंने साफ साफ कहा था कि 30 मिलियन लोग भारत के ऐसे हैं जो मतलब भीषण भूखमरी का सामना उस समय कर रहे हैं। तो भारत एक बहुत बड़ी समस्या में उस समय चल रहा था। अब आप ये सारी कंडीशंस को ध्यान में रखिएगा कि भारत इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है। अब हरित क्रांति कैसे भारत में आती है उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे इस बैकग्राउंड के साथ। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं हरित क्रांति शब्द का मतलब क्या है। तो शब्द का जो मीनिंग है वो ये है कि मैंने कहा अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वो सारी कंडीशंस आपको पता है। तो विकासशील देश, भारत भी विकासशील देश है, और सारे विकासशील देशों की जनसंख्या तो तेज गति से इसमें बढ़ रही थी। और जनसंख्या क्यों तेज गति से बढ़ रही थी? जैसे चिकित्सा सुविधाएं बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे जन्म दर तो ऊंची बनी रही, लेकिन मृत्यु दर कम हो गई। क्यों? क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा आ गई थी इस वजह से। तो जनसंख्या तेज गति से बढ़ने लगी, जिसको हम जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं आगे आके थोड़ा। तो ऐसे में जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है, तो उसको खाने के लिए ज्यादा भोजन चाहिए, और उस ज्यादा भोजन के लिए हमें ज्यादा उत्पादन को बढ़ाना होगा। तो उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो काम किए जा रहे थे, उस काम को हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, डेफिनेशन के तौर पर देखना चाहें तो विकासशील देशों में तेज गति से बढ़ती जनसंख्या से खाद्यान्न की जो भारी कमी थी उसको पूरा करने के लिए कृषि सेक्टर में अपेक्षित सुधार कर खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, यह हरित क्रांति। अब आप देखिए, कृषि में सुधार करके खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं।
ये रहे वो दोनों तरीके। एक तरीका तो ये है कि हम जो एग्रीकल्चरेबल लैंड है उसका एरिया बढ़ा दें, मतलब खेत की साइज बढ़ा दें, तो ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा लोगों के लिए खाना मिल जाएगा। लेकिन दिखने में बड़ा आसान है, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का क्षेत्रफल सीमित है, हमारे जो खेत है, एरिया है, उसका क्षेत्रफल भी सीमित है। एक लिमिट के बाद हम उनका एरिया नहीं बढ़ा सकते, तो इसकी संभावना बहुत कम है। तो फिर सवाल ये खड़ा, हम क्या करें? तो हमें दूसरे ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। खेत उतना ही है लेकिन उसी खेत में हम प्रोडक्शन बढ़ा दें, तो वो कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक तो हम उत्तम किस्म के खाद और बीज तैयार करें जो ज्यादा प्रोडक्शन देते हो, इरिगेशन फैसिलिटीज हम बढ़ा दें, जिसमें डैम हो गया, कुएं है, नलकूप है, क्या कैनाल्स बना दे, ये सारी चीजें, क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं हम बढ़ा दें। आपने भारत में देखा होगा, अक्सर ये होता है कि बारिश के सीजन में तो सारे खेतों में फसलें होती है, लेकिन सर्दी और गर्मी के सीजन में सारे खेत सूखे पड़े रहते हैं, कारण कि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसे में इरिगेशन फैसिलिटी का विकास करके एक खेत में एक साल में 3 फसलें पैदा की जाए, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फर्टिलाइजर, खाद का इस्तेमाल करें हम, जिससे उत्पादन को बढ़ाएं। ये इंसेक्टिसाइड या हम कीटनाशक दवाइयां हैं, ये सारी इस्तेमाल करके रोगों को, फसलों को रोगों से बचाएं और प्रोडक्शन को बढ़ाएं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, मशीनीकरण लेकर आए और उससे हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो ये सारी जो चीजें हैं, उत्तम खाद, बीज, सिंचाई, दवाइयां, कीटनाशक, मशीनरी इस्तेमाल करके उस सीमित एरिया में ही प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? हरित क्रांति कहेंगे। हरित क्रांति इसी का परिणाम। अब यहाँ पर ऊपर वाला फैक्टर जो है वो क्यों ज्यादा काम का नहीं है? देखिए, भारत उसका रीजन ही है। अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा देखें तो वो ये कह रहा है कि पूरा जो ग्लोब है उसका केवल 11% हिस्सा ही ऐसा है जहाँ पर खेती की जा सकती है। तो इसको हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। पृथ्वी का मैक्सिमम हिस्सा चट्टानी है, पथरीला है, डेजर्टी है, माउंटेन्स है, वहां पे बर्फ से ढका हुआ है। तो इन सब चीजों पर तो हम खेती नहीं कर सकते ना। अगर दलदल है, कीचड़ है, फॉरेस्ट एरिया है, तो एग्रीकल्चरेबल लैंड केवल पृथ्वी का 11% ही है, तो उसको नहीं बढ़ाया जा सकता ज्यादा। ऐसे में हमें सेकंड स्टेप पर ही आना होगा कि हम ये सारी चीजों का व्यवस्था करें और जो एरिया है उसी में उत्पादन बढ़ाए, और उसी का नाम हरित क्रांति। अब ग्रीन रिवोल्यूशन कहाँ से आया वो बात करते हैं। सबसे पहले हम भारत में बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में चलाया था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसको हम कह सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषकों को सुविधाएं देना, खाद उपलब्ध कराना, कीटनाशक दवाइयां, कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, ताकि वो किसान जो है वो खेती, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा सके। और 1960 के आसपास ये क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दी सारी कंडीशंस की। वो सारे युद्ध हो रहे थे, आजाद हुए, जनसंख्या बढ़ रही है, खाने को है नहीं, तो सरकार को ये कार्यक्रम चलाना पड़ा था कि उत्पादन किसी तरह से बढ़े। एक और कार्यक्रम चलाया, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम कहते हैं। 1964-65 में ये कार्यक्रम भी चला था, जो भारत सरकार ने 7 जिलों में, अलग अलग राज्यों के 7 जिलों में, उदाहरण के लिए लुधियाना, वर्धमान, वेस्ट गोदावरी, तंजावुर, पालघाट, ऐसे जिले लिए और उनमें चलाया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, उसका था उत्पादन और उत्पादकता, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाया जाए। ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम थे, और ये केवल भारत नहीं कर रहा था, ये दुनिया के वो तमाम देश जो खाद्य समस्या से जूझ रहे थे, वो सारे इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम चला रहे थे जिससे उत्पादन किसी तरह से बढ़ जाए। तो भारत में भी उदाहरण के लिए हम इन 2 कार्यक्रम की बात कर सकते हैं। अब क्या हुआ, हरित क्रांति शब्द कहाँ से आया, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये जो शब्द है वो सबसे पहले शुरू इस शब्द को देने वाले थे अमेरिकन विद्वान थे, विलियम एस गॉड। ठीक है, विलियम गॉड भी कहते हैं इसको। ये डायरेक्टर थे यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएआईडी कहते हैं इसको। इसके डायरेक्टर थे। इन्होंने 1968 में अपनी एक स्पीच में इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ग्रीन रिवोल्यूशन, और वो स्पीच उन्होंने अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद के सामने दी थी। इस स्पीच में इन्होंने विचार व्यक्त किए थे अपना, अपना एक छोटा सा रिसर्च था। रिसर्च क्या था, जैसा मैं अभी पहले बात कर रहा हूँ कि भारत सरकार ने वो 2 गहन जिला कार्यक्रम और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम चलाए थे। ऐसे कार्यक्रम दुनिया के तमाम देशों ने चलाए थे उस समय, ताकि वहाँ खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो ऐसे कार्यक्रमों का अध्ययन इन्होंने किया था, और फिर अध्ययन करके इन्होंने पाया कि इस तरह के जो छोटे छोटे कार्यक्रम चलाए जाते हैं उससे खाद्यान्न उत्पादन काफी बढ़ रहा है। और अपने वो जो इस तरह के जो विचार थे वो 1968 में इन्होंने पेश किए थे, और इस पूरी व्यवस्था को इन्होंने कहा था कि ये हरित क्रांति है, ग्रीन रिवोल्यूशन है। शॉर्ट फॉर्म में हम जीआर शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं इसके लिए। तो शब्द देने वाले जो विद्वान थे वो विलियम एस गॉड थे। अब आगे क्या हुआ, फादर ऑफ हरित क्रांति, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, उनको कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को, या हम शॉर्ट फॉर्म में इसको नॉर्मन बोरलॉग भी कहते हैं।
1914 से 2009 तक ये रहे, 2009 में इनकी डेथ हुई थी। ये अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट हैं, मतलब कृषि वैज्ञानिक हैं अमेरिका के। इन्होंने 1944 में मैक्सिको के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन, उसको ज्वाइन किया। और फिर ध्यान देना, 1944 का मतलब ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, वो खाना नहीं और विकासशील देश बड़े टिपिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वो सारी समस्याएं। तो इन्होंने क्या किया 1950 के दशक में, मतलब 44 से इन्होंने ज्वाइन किया, तब से लेके 50 तक के दशक में इन्होंने गेहूं की उन्नत किस्में तैयार की। कहाँ? रॉकफेलर फाउंडेशन में रह के। और ये किस्में ऐसी थी जो बोनी ड्वार्फ जो सीड्स होते हैं, मतलब छोटी बोनी रहती है, उनकी लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ती है, तने की लंबाई, उनकी जो बाली है वो काफी लंबी होती है, प्लस बहुत कम समय में पैदा हो जाए, ये 2.5 से 3 महीनों में पैदा हो जाए, ऐसी किस्में उन्होंने तैयार की। पर हेक्टर ज्यादा उत्पादकता दे, ऐसी किस्में इन्होंने तैयार की। तो ये सारी इस तरह के बीज इन्होंने 1950 के दशक में तैयार किए, और वही बीज 1965 तक भारत आते हैं, और हरित क्रांति की शुरुआत से भारत में नींव रखी जाती है इन्हीं बीजों से। तो ये जो भारत के अंदर 1965 में हरित क्रांति के शुरुआती दौर में जो उन्नत बीज आए, वो उन्नत बीज कहाँ? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा तैयार किए गए थे मैक्सिको के अंदर। तो ये सवाल ही पूछा जाता है कि भारत में उन्नत किस्म के बीज किस देश से आए थे? वो मैक्सिको से आए थे, और वो इन्होंने तैयार किए थे। अब ये जो बीज है वो जो कम समय में पैदा हो जाते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी इनकी है, और हर तरह से इनको उगाना बड़ा आसान है, इनको हमने कहा HYV बीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज कहा जाता है इनको, उच्च उत्पादकता वाले बीज हम ये कह सकते हैं। यही ज्यादा उत्पादन देते हैं तो उनको मिरेकल सीड्स भी कहते हैं, हिंदी में कहें तो करामाती बीज या चमत्कारी बीज भी हम इसको कह सकते हैं, ऐसे बीज इनको कहा जाता है। और ये जो गेहूं के उन्नत किस्में इन्होंने तैयार की, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार मिला 1970 में। और याद रहे, एग्रीकल्चर के सेक्टर में अकेले इंसान अब तक जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। और हरित क्रांति का जो जन्म स्थान है वो हम मैक्सिको को मानते हैं, क्योंकि वो वहां से वो बीज जो है वो तैयार हुए थे। एक और यहाँ बात ध्यान रखना, मैंने भी कहा था कि आपको हरित क्रांति के दौरान उत्तम क्वालिटी की जो गेहूं है वो तो मैक्सिको से आए, लेकिन चावल कहाँ से आए थे? उसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, IRRI कहते हैं, 1960 में स्थापित की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लॉस बानोस में है, लगुना में जगह है फिलीपींस के अंदर। तो वहां है, तो वो उत्तम क्वालिटी के जो बीज है चावल के वो फिलीपींस से आए थे, गेहूं के जो बीज थे वो मैक्सिको से आए थे। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है। वो है मोनकोम्बु सक्वासिवन स्वामीनाथन, इनको हम कहते हैं MS स्वामीनाथन शॉर्ट फॉर्म के अंदर, इनका पूरा नाम काफी लंबा है। ये तमिलनाडु के तंजावुर जिले के रहने वाले थे, और इनको भारत में हरित क्रांति के पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जनरल डायरेक्टर जनरल भी रहे थे 1972 टू 1979 तक। लेकिन हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वो इनको जाता है, और ये डायरेक्टर बनने के बाद नहीं, ये तो पहले से ही इस पर काम कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 से हो गई थी, क्योंकि वो जो मैक्सिको से बीज आए थे गेहूं के, वो 1965-66 में आ गए थे। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि बीज जिस समय आए थे उसी समय हम मान लेते हैं कि हरित क्रांति शुरू हो गई थी। कुछ कहते हैं कि 1965-66 में तो अपने बीज लाए थे, तो उसका प्रोडक्शन तो 66-67 में दिखेगा। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत 66-67 में हुई, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई फीता काटने वाली है, एक दिन की बात नहीं है, तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस था। इसलिए हम ये कहें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो सबसे बेटर आंसर होगा 1960 से 70 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, सबसे बेटर आइडिया ये होगा। लेकिन अगर कहीं पिन पॉइंट आंसर पूछा जाता है और ये इन दोनों में से कोई ईयर मिलता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों ईयर है तो ज्यादातर विद्वान 1965-66 को ही मानते हैं कि वो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का समय था। अब यहाँ ध्यान देना कि जब ये सारा दौर चल रहा था उस समय भारत के कृषि मंत्री थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम, तो ये इन दोनों की ही देन है। इन दोनों ने मिलकर ही सारी प्लानिंग भारत के अंदर की थी। ये कृषि मंत्री रहे 1964 से लेकर 1967 तक, तब तक हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हो चुकी थी। साथ ही अब यहाँ एक और बात ध्यान रखना, हरित क्रांति को कृषि की तीसरी क्रांति कहा जाता है। तो सवाल ये कि दूसरी दो कौन सी है? कृषि संबंधी जो पहली क्रांति है, फर्स्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, वो कहता है न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, नवपाषाण क्रांति। वैसे वर्ड पर हम देखें तो ये बात है यहाँ मध्य पूर्व की। लगभग ईसा से 10,000 साल पहले सबसे पहले लोगों ने कृषि करना यहाँ से शुरू किया था, ऐसा मानते हैं मध्य पूर्व से।
तो इसलिए ये पूरा जो रीजन है जिसमें नाइल रिवर का जो जो डेल्टा है वहां से लेकर ये पूरा जो रीजन है ये पूरा मध्य पूर्व उसमें आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर की फर्स्ट जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ से हुई थी, वो पहली क्रांति हो गई। दूसरी क्रांति है सेकंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, ब्रिटिश एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। ये यहाँ ब्रिटिश जो देश है उसके अंदर ये मध्य 17वीं सदी की बात है और प्लस 19वीं सदी के उत्तरार्ध के समय की बात है जब यहाँ कृषि संबंधी काफी रिफॉर्म्स हुए थे। और थर्ड जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है वो यहाँ से आता है और इसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसके लिए दो एरियाज है, एक तो मैक्सिको क्योंकि बीज वहां पैदा हुए थे, और दूसरा ये भारतीय उपमहाद्वीप ने इस तीसरी जो कृषि रिवोल्यूशन का इसका बहुत फायदा उठाया जिसमें भारत एक प्रमुख देश है। तो तीसरी रिवोल्यूशन इसको कहा जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि भारत में चलो एग्रीकल्चर सब शुरू हो गया 1960-70 के दशक में, वो पूरा स्टार्ट हो गया। उसके बाद उसके क्या फायदे हुए, आज हमें क्या बेनिफिट इसके नजर आ रहे हैं पूरे डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एक एक लेकर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन बढ़ गया, सीधी सी बात है। और उस प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था 1966 में हमारे पास 10.4 मिलियन टन गेहूं थे और हम उनको इम्पोर्ट करने पड़ रहे थे क्योंकि हमारे पास खाना नहीं था, और विशेष तौर पर अमेरिका से उस समय इम्पोर्ट होते थे। बाद में जब भारत पाकिस्तान की युद्ध वगैरह हुआ तो उसमें धमकियां भी दी थी, हम आपको खाना नहीं देंगे, ये करेंगे वो। तो बड़ी क्राइसिस की समस्या थी वो उस समय। देखो 67 में फिर वो 11.3 मिलियन टन हुआ क्योंकि एक साल में ही वो नजर आ रहा है आपको कि 1965 में बीज आए थे, फिर 66 में इतना, 67 में थोड़ा बड़ा, 68 में आप देखो 45% बढ़ गया, 11.3 से सीधा 16.5 मिलियन टन हो गया क्योंकि उसका इम्पैक्ट नजर आया हमें। 70 में वो 20 मिलियन टन हो गया, 1980 में 32 मिलियन टन, 2016 आते आते 90 मिलियन टन हो गया। और अब आप देखिए 20-21 के जो डेटा है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है भारत में गेहूं का 109 मिलियन टन। और अब हम इस इंपोर्ट से कहां चले गए हैं, एक्सपोर्ट पर चले गए हैं। बावजूद इसके कि हम दुनिया में दूसरे गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक हैं, विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास है, फिर भी हम गेहूं का इतना उत्पादन करते हैं, हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। हम ये मानते हैं कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो हरित क्रांति का इम्पैक्ट है। अच्छा, केवल गेहूं ही नहीं, भारत में चावल के उत्पादन भी अगर 20-21 में हम देखें तो 121 मिलियन टन है, ये भी रिकॉर्ड है। और अगर हम टोटल खाद्यान्न की बात करेंगे 20-21 में तो 305.4 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा हुए भारत के अंदर, जो कि रिकॉर्ड है अब तक का, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और इसमें अगर हम देखें 305 मिलियन टन में 230 टन तो गेहूं और चावल ही है, और बाकी खाद्यान्न सारे मिला लें तो 305 टन हो जाते हैं। तो ये रिकॉर्ड उत्पादन है और ये लगातार बढ़ रहा है। दूसरा, अगर हम इसके अचीवमेंट की बात करें तो कई सारी संस्थाएं, कई सारे कानून बनाए गए एग्रीकल्चर में सुधार करने के लिए, जिसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई 1963 में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। तब से लगातार बीजों की के पर रिसर्च कर रहा है, नए नए उत्तम क्वालिटी के बीज देने के लिए। फूड कॉर्पोरेशन एक्ट आया 1964 में, जिसके तहत 1965 में एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है और इसके सब जगह सेंटर्स है पूरे भारत में। और ये किसानों से गोदाम है एक तरह के, और वो सारे किसानों से जो फसलें पैदा होती है उनको इकट्ठा करते हैं और फिर रखते हैं अपने पास, वो गोडाउन बनाते हैं, फिर उसको वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फिर है 1966-67 के अंदर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी जिसको कहते हैं, वो लागू किया गया। तो ये सारी चीजें कहीं कहीं हरित क्रांति के बाद या हरित क्रांति का जो दौर चल रहा था उसी दौर में भारत को मिली है। अगर हम दूसरे कुछ फायदे दिखाना चाहें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, किसानों की इनकम बढ़ी, लैंड भूमि सुधार कार्यक्रम कई सारे आए, डैम्स बने बड़े बड़े, फिर कैनाल्स बनाई गई, फिर इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई गई, क्योंकि हरित क्रांति में ये सब चाहिए था हमें। तो हमने ये किया ताकि एक ही खेत में हम तीन तीन फसलें एक साथ पैदा कर, मतलब तीन फसलें एक ही साल में पैदा कर सकें समय रहते। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, उस समय तो फर्टिलाइजर्स बहुत कम था भारत में, 1960-70 के दशक में बात करें, और हम आयात करते थे उस समय। लेकिन बाद में फिर कंपनियां, फैक्ट्रियां लगाई गई और आज हम भारत एक बहुत बड़ा देश है खाद का उत्पादन करने वाला। मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण बहुत ज्यादा उसमें बड़ा, सारे इरिगेशन फैसिलिटीज की बात हो, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, बहुत सारी चीजें मशीनीकरण के तौर पर वहाँ आई। प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ने लगी धीरे धीरे। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण आने लगा कृषि के अंदर, जो जो विकसित देशों में था वो सारा भारत में दिखाई देने लगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर उससे हुआ क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इनकम बढ़ रही है। साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऐसी फसलें जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, वो सारे उद्योग फिर जनरेट होने लगे और उसका फायदा भारत को होने लगा। ये सारे फायदे हैं एग्रीकल्चर के अंदर हरित क्रांति के, और पूरे देश को इसके फायदे मिले।
अब हम बात करेंगे फिर इतने सारे फायदे हो तो डिसएडवांटेज क्या रहे, उसके कुछ नुकसान भी रहे होंगे। तो इसको हम एक सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। हरित क्रांति क्रॉप स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक क्रांति रही। इसका मतलब है हरित क्रांति फसल विशेष, क्षेत्र विशेष और व्यक्ति विशेष की क्रांति रही। अब कैसे इसको समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप स्पेसिफिक। हम जानते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति शुरू की गई थी। ये सारी फसलें खाद्यान्न उत्पादन में आती है, लेकिन सिर्फ फायदा एक ही फसल को ज्यादा हुआ उसका, वो फसल कौन सी, गेहूं। और इसीलिए हरित क्रांति को हम कभी कभी गेहूं की क्रांति भी कह देते हैं। इन क्रॉप्स को इतना फायदा नहीं हुआ और विशेष चावल को भी उतना फायदा नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? गेहूं का जो एरिया है वो बड़ा सीमित है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यही वो रीजन है जहाँ गेहूं का पैदावार ज्यादा होती है। और ये पूरा समतल मैदानी क्षेत्र है, डेंस नदियां यहाँ पर है, फिर बांध वगैरह भी कुछ यहीं बना दिए गए, मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, तो आसानी से यहाँ पे हरित क्रांति के दौरान गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। लेकिन अब चावल के साथ क्या समस्या देखिए, चावल बिखरा हुआ है, सेवन सिस्टर, सारे तटवर्ती राज्य, दक्षिणी भारत, तो उस बिखरे हुए क्षेत्र में इसका इम्पैक्ट ज्यादा नजर नहीं आया और बाकी सारी फसलों पर भी नजर नहीं आया। तो केवल एक ही फसल को फायदा हुआ, वो है गेहूं, और इसीलिए हम इसको गेहूं की क्रांति भी कह देते हैं कभी कभी। जबकि और दूसरी चीज ये है कि कमर्शियल क्रॉप और कोई फल और सब्जियां, ये तो सिलेबस में ही नहीं थे, ये तो उद्देश्य में ही नहीं थे। उद्देश्य हमारा केवल एक ही था कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जाए, जबकि हमें ये कि कृषि संबंधी सारी चीजें लेनी चाहिए थी, सबका उत्पादन हमको बढ़ाना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं सका। दूसरी, रीजन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? क्षेत्र विशेष। क्षेत्र विशेष में पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा भारत में उठाया। फिर उसके पास में हरियाणा है, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी थोड़ा फायदा मिला, वो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही मिला। और दक्षिण के राज्यों में हम देखें तो तमिलनाडु को थोड़ा बहुत फायदा उसका मिला। बाकी राज्यों का क्या हुआ? आप खुद जाके पूछ सकते हैं। राजस्थान, पंजाब और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, सेवन सिस्टर, किसानों ने हरित क्रांति का नाम ही नहीं सुना होगा। तो ये केवल एक रीजन स्पेसिफिक रहा, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही रहा, और विशेष तौर पर वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम वाला उत्तर प्रदेश है। कारण उसका ये कि वो समतल है, नदियां हैं, पानी है, लोग थोड़े सशक्त हैं, तो वो उत्पादन बढ़ गया वहां पे। अगला आप देखिए पर्सन स्पेसिफिक कैसे रही। वो इंसान जो पढ़ा लिखा था और जो धनवान था, जिसके पास पैसे थे। कारण ये है कि ये सारे जो नए बीज आए, नए खाद आए, मशीनीकरण, कौन खरीद सकता है? तो जो नया, जो धनवान किसान है वही खरीद सकता है। फिर जो पढ़ा लिखा है उन सब चीजों को समझ सकता है। अब जो हाइब्रिड बीज है मैक्सिको से, उस पर लिखा हुआ है कि इतने इस तापमान पे इसको बोना है, इतने दिन बाद पहली सिंचाई देनी है, इतने दिन बाद खाद डालना है। लेकिन वो सारी चीजें उस पॉलीथीन पे लिखी हुई है, बीज के पॉलीथीन पे, लेकिन उसको पढ़ेगा कौन? किसान तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो समझता ही नहीं उस चीज को। अब ऐसे में उसने तो अपनी मर्जी के हिसाब से तो उसको बुआई कर दी, उतने टेम्परेचर कितना है पता नहीं, पानी कितने दिन बाद दे रहा है पता नहीं, खाद कब डाल रहा है, तो जितना प्रोडक्शन होना था वो भी घट जाए, ऐसी कंडीशन पैदा हो गई। इसलिए कहा जाता है कि ये केवल गेहूं की कृषि, केवल पंजाब हरियाणा और केवल पढ़े लिखे और धनवान किसानों के लिए ये क्रांति रही। इसलिए हम कहते हैं कि क्रॉप स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक रेवोल्यूशन रही। तो सबसे बड़ा आलोचना उसकी ये होती है कि एक ही फसल, कुछ सीमित एरिया और कुछ सीमित किसान को ही इसका फायदा मिला, जबकि पूरे भारत में फायदा इसको होना चाहिए था और सारी फसलों को होना चाहिए। फिर एक स्टडी हुई कि प्री हरित क्रांति, मतलब हरित क्रांति के पहले का समय, जिसको हम 1949-50 से लेकर 1964-65 तक का समय है, उसमें खाद्यान्नों का उत्पादन की जो वृद्धि दर थी वो 2.82% रही। जबकि पोस्ट हरित क्रांति, हरित क्रांति के बाद का समय 1965-66 से 1994-95 तक जो खाद्यान्नों की उत्पादन दर रही वो 2.62 रही, मतलब तो घट गई। तो लोग कहे कि आपने क्या बढ़ाया, कहाँ है, तो घट रहा है, और कुछ नहीं करते तब भी ये तो प्रोडक्शन नेचुरली बढ़ जाता है, ये भी आलोचना उसकी की जाती है। फिर आप देखिए प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, मैंने जैसे फायदे में गिनाया था कि इसकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई, लेकिन दुनिया के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम तो काफी पीछे हैं अभी भी। इंडिया में जैसे 2017-18 की जो डेटा है उसको देखें तो पर हेक्टर 3,371 किलोग्राम गेहूं पैदा होते हैं, जबकि यूके के आंकड़े हैं 7,500 किलोग्राम पर हेक्टर। तो आप देखिए कितना फर्क है दोनों के उसमें। और यूरोपियन कंट्रीज में सब में ये 6 से 7 हजार किलोग्राम के बीच में गेहूं पैदा होता है पर हेक्टर, जबकि भारत में अभी भी 3300 या 3400 किलो लगभग मान। अच्छा, गेहूं की फूड ग्रेन्स की भी बात करेंगे तो भारत में खाद्यान्नों का जो टोटल उत्पादन है वो भी पर हेक्टर 2233 किलोग्राम है, जबकि बेल्जियम में 8,154 है, और बाकी सारे यूरोपियन देशों की भी यही कहानी है। तो हमने इनकी तुलना में तो आधा भी नहीं है हमारा, तो फिर क्या बढ़ाया है हमने, क्या क्या प्रोडक्शन हमने उत्पादन बढ़ा दिया है, ये सवाल खड़ा होता है।
कुछ और प्रॉब्लम्स को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो छोटे छोटे किसानों की जो समस्या है, छोटा सा खेत है उसमें क्या हाइब्रिड बीज लगाएगा, वो आधे हेक्टेयर का तो खेत है, मशीन लाए ट्रैक्टर लाएगा, करेगा क्या, उसका इरिगेशन फैसिलिटी कुआं खोदेगा आधे हेक्टेयर में, उस कुएं से क्या कर लेगा वो। तो ये छोटे फार्मर्स हैं, किसान के पास पैसा नहीं है, मैनेजमेंट काफी पुअर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है, उसकी गरीबी इतनी ज्यादा है वो मशीनें नहीं खरीद सकता। मान लो कहीं से उसने खरीद भी ली, सरकार ने सब्सिडीज दे दी, करने भी लगा, तो पढ़ा लिखा नहीं था, टेक्नोलॉजी को समझता नहीं था, तो बड़ी दिक्कतें आई। किसी का थ्रेसर में हाथ घुस गया, कोई पूरा थ्रेसर में चला गया मर गया, किसी को इलेक्ट्रिक के इसमें बिजली के उसमें करंट आ गया मर गया, कोई वाटर पंप चालू करते समय उसमें उलझ के हाथ पांव तोड़ बैठा। मतलब बहुत समस्याएं थी भारत उसमें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था उस समय, कहने का मतलब ये है। फिर अगली समस्या ये है कि ट्रेडिशनल थिंकिंग उसकी फार्मर्स की, किसान तो वही सोचता है कि पिताजी क्या उगा रहे थे मैं भी वही उगाऊंगा। तो ऐसे में उस किसान की सोच को भी बदलना एक बहुत बड़ा टास्क था उस समय। कमर्शियलाइजेशन क्रॉप तो इसमें थी नहीं, मतलब जो जो व्यापारिक कृषि जिसको हम कह सकते हैं, औद्योगिक कृषि, औद्योगिक फसलें, वो तो सिलेबस में ही नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी आलोचना इसकी होती है। रीजनल इम्बैलेंस अगर हम देखें तो कोई पंजाब हरियाणा 2-3 राज्यों ने फायदा उठाया, बाकी सारे किसानों को तो मतलब अभी तक ही नहीं सुना होगा नाम। और किसानों की जो जो फसलें होती है उनकी जो विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं वो लग ही रहे हैं, तो फसलें चौपट हो रही है। जो नई फसलें, नए बीज भारत में आए, वो तो बाहर से आए हुए बीज है, तो उनको तो रोग लगने की संभावना और ज्यादा रहती है क्योंकि वो तो अभी नए नए आए हैं। तो ये सारी समस्या उसमें बड़ी फेस की जा रही थी। फिर कई सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आई, और उनमें से अगर कुछ हम देखें तो पॉल्यूशन बहुत बड़ा, इसमें सभी तरह का एयर पॉल्यूशन। आप देखिए जितनी मशीनें चलने लगी, सब में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होने लगा, सारा ये दवाइयाँ कीटनाशक छिड़के गए तो उनकी सबकी बदबू वायु में आने लगी। पानी का जो पॉल्यूशन है वो बढ़ने लगा क्योंकि सारे कीटनाशक खाद वगैरह खेतों में डाला जाता है, लेकिन वो बारिश के पानी के साथ वो सब मिलके वाटर बॉडीज में चला जाता है, तो पानी प्रदूषित हो गया। ये सारी ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, इन सब की आवाजें, मशीनों की, कोई वाटर पंप चल रहा है, मोटर चल रही है, नॉइज पॉल्यूशन बढ़ने लगा, लैंड पॉल्यूशन बढ़ने लगा, सभी तरह के पॉल्यूशन इससे बढ़ने लगे। डिफोरेस्टेशन, पेड़ पौधे काटे जाने लगे, एरिया बढ़ाया जाना था, भूमि सुधार कार्यक्रम चल रहे थे, खेतों का आकार बढ़ाया जा रहा था, तो ऐसे में बहुत ज्यादा वनों का विनाश हुआ। लैंड यूज चेंज, भूमि उपयोग का जो परिवर्तन था वो होने लगा। हरित क्रांति के शुरुआती दौर में तो ये हुआ कि सबको ये लगा खाद्यान्न बढ़ाओ, गेहूं उगाओ, गेहूं उगाओ, तो जहाँ दालें पैदा हो रही थी, जहाँ तिलहन पैदा, वहां उस जमीन पर भी गेहूं उगाने लग गए। तो ऐसा में हुआ कि गेहूं का उत्पादन तो बढ़ा लेकिन दालों का उत्पादन घट गया। शुरुआती दौर में हुआ ये। तो इस तरह से लैंड यूज चेंज काफी इसमें हुआ। वाटर लॉगिंग की समस्या, नए नए बांध बने, इरिगेशन, सिंचाई करो, खेती करो, वो बढ़ाओ, तो उसमें लोग किसान बहुत इरिगेशन करते थे, सारा वो पानी खेतों में इकट्ठा होने लगा, सैंड की समस्या होने लगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने लगी, सारे जीव जो थे, फॉरेस्ट कट गया, खेतों के अंदर भी सारी कीटनाशक और ये मिला के छोटे छोटे कई जीव इन कीटनाशकों से, फर्टिलाइजर से मर गए, जो मिट्टी के लिए बड़े अच्छे थे, मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए बड़े अच्छे थे, तो वो सारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ। वाटर टेबल काफी नीचे चली गई, इरिगेशन सारा पानी बाहर निकाल दिया गया, और जमीन के अंदर जो पानी था वो काफी कम हो गया, सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई क्योंकि मिट्टी में उत्पादकता बहुत है, फर्टिलाइजर डालने से, जो केमिकल फर्टिलाइजर वो डालने से भूमि की उत्पादकता कम होती है। फिर ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर जो डाले गए, जो इस्तेमाल किए गए, उसका परिणाम जब कई सारी बीमारियां फैलने लगी। अब आप देखो पंजाब हरियाणा के अंदर, और विशेष तौर पर पंजाब के अंदर क्या हुआ, भारी मात्रा में लोगों ने खाद डाला और गेहूं पैदा किया, वही गेहूं खाए, तो वो सारा जो केमिकल था वो गेहूं के माध्यम से इंसान की बॉडी में आने लगा, और बॉडी में फिर वो बीमारियां पैदा करने लगा। उसमें जैसे उदाहरण के तौर पर कैंसर की बात करें, पंजाब में आपको हर दूसरे तीसरे घर में कैंसर मरीज मिल जाएगा। और एक राजस्थान के बीकानेर में एक कैंसर हॉस्पिटल है, तो पंजाब से एक ट्रेन चलती है जिसमें सारे कैंसर मरीज ही आते हैं, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर है, कैंसर मरीज है, कैंसर ट्रेन है। तो आप देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका नजर आया। मैंने कहीं अखबार में ये भी पढ़ा कि पंजाब के अंदर सारे फर्टिलाइजर डाल के जो गेहूं पैदा किए जाते हैं, तो ये तो उन गेहूं को बेच देते हैं, आप खाते नहीं, समझ में आ गया इनको, और ये खुद खाने के लिए मध्य प्रदेश से गेहूं मंगाते हैं। और मध्य प्रदेश से क्यों, तो वो एसिड डोमिनेटेड स्टेट है, और उसमें वो जो एसटी लोग हैं वो खाद और इन सब का इस्तेमाल करते नहीं, वो तो ट्रेडिशनल तरीके से गेहूं उगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये बहुत बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। तो ये सारा केमिकल डाल के जो गेहूं पैदा किए गए, वो उन्होंने लोगों को हमेशा के लिए बीमार कर दिया, और लोग मर रहे हैं बेतरतीब। तो ये एक नुकसान ही हम उसको कहेंगे। तो ये सारे डिसएडवांटेज है हरित क्रांति के। अब नया क्या हो रहा है, अभी आपने देखा होगा 2020 के अंदर भारत में 3 नई कृषि कानून बनाए गए, नई कृषि पॉलिसी के तहत। और उसमें
ये उद्देश्य रखा गया है कि भारत में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जाए, सतत कृषि विकास किया जाए। और उस सतत कृषि विकास के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है इन 3 नए कानूनों में, उसको कहा गया है कि ये सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन होगी, भारत का दूसरा हरित हरित क्रांति भारत में होगी, या इसका नाम ग्रीन एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी हो सकता है। तो ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन का या सेकंड हरित क्रांति का या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्रांति का है, जो भी कहें आप, ये अब नया नया शुरू हो रहा है। अब देखना होगा कि भविष्य में इसका क्या इम्पैक्ट रहता है भारत के ऊपर और ये कितना सक्सेस रहता है, ये भविष्य ही बता सकता है। अब हम एक दूसरी क्रांति की बात करेंगे जिसको हम ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। ये दूध से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। और इस व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। 1921 से 2012 तक ये इनका जीवन काल रहा, 2012 में इनकी डेथ हो गई। ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, ये 1970 में शुरू किया गया था, लॉन्चिंग इसकी 1970 में हुई। अब ये क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें कि किसानों का एक समूह है, या कुछ किसान आपस में मिलकर दूध उत्पादन करते हैं और उस दूध को फिर इकट्ठा करके प्रोसेस करके आसपास के जो अर्बन सेंटर्स है वहां भेज दिया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की तहत काम करते हैं कि किसानों का अपना अपना दूध है, सब एक जगह इकट्ठा कर लिया, फिर उसको थोड़ा आगे बड़े सेंटर भेज दिया, वहाँ प्रोसेस कर दिया, फिर उसको बेच दिया, इस तरह से। तो ये एक किसानों का एक सहकारी समूह है एक तरह से, अगर हम कहें तो सिंपल भाषा में। और फिर इसमें ये तय किया गया किसानों के साथ कोई शोषण ना हो, उनको दूध का जितना पैसा मिलना चाहिए, जितना भाव है उसका, वो सब मिले, वो इंश्योर किया गया है इसके अंदर। फिर है, हम ये कह सकते हैं कि ये इसलिए लॉन्च की गई ये व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड जो है वो, ताकि किसान अपना खुद का विकास कर सके दूध बेच के पैसा कमा के, तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो शुरुआत हुई, ये कहीं न कहीं वर्गीज कुरियन के साथ जुड़ा हुआ था। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा। और ये किसके द्वारा चलाया गया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB। और ये इसके जो शुरुआती जो पहले चेयरमैन थे वो यही थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो ये मतलब इसकी नींव नींव की ईंट कह सकते हैं हम इनको, वर्गीज कुरियन को। अब यहाँ देखिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी विश्व के सबसे बड़े प्रोग्राम में सम्मिलित है रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ये सारे दूधिये जो होते हैं वो दूध बेचने वाले वो गांव के किसान है, तो इसलिए ये शब्द इसके लिए कहा जाता है कि लार्जेस्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वर्ल्ड का एक। ये वर्गीज कुरियन, अब ये आपने सुना होगा गुजरात के अंदर अमूल डेयरी है, उसके फाउंडर और चेयरमैन भी थे ये। तो ये इन्होंने जो अमूल की व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने की कोशिश की। तो इसलिए इनको भारत के अंदर कई सारे नाम दिए गए, जैसे फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के पिता कहा गया, या द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा गया। तो इनका ये जो प्रयास था, जो अमूल डेयरी वाला जो सिस्टम था, वो डेयरी पूरे भारत में इन्होंने लागू किया और भारत विश्व में वर्तमान में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया इन्होंने। इसलिए इनको ये सारे उपनाम दिए गए हैं, पद्म विभूषण इनको दिया गया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत ये भारत के लिए रहे। तो इसको हम ऑपरेशन फ्लड या ऑपरेशन व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति भी हम इसको कहते हैं, दूध की क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, दूध की बाढ़। और ये कई इसलिए क्योंकि शुरुआती दौर में जब इस कार्यक्रम शुरू हुआ तो दूध की काफी इनका आवक होने लगी, काफी दूध इकट्ठा होने लगा, तो इसलिए कहा दूध की बाढ़ आ गई, ऑपरेशन फ्लड। अब हम देखें तो भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है, 18% भारत का दूध उत्पादन वहीं से आता है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर राजस्थान है 11%, आंध्र प्रदेश 10% के साथ, गुजरात 8% है, पंजाब अगला स्टेट है 7% के साथ में। आप यहाँ पावर डायग्राम भी देख सकते हो इनका। एक और बात है, भारत में सबसे ज्यादा दूध जो इकट्ठा है भैंसों का दूध है, ये कलर से आप इसको आइडेंटिफाई करिए, देखिए भैंस का दूध सबसे ज्यादा यहाँ पर आता है। और दूध उत्पादन करने वाले जो मेजर स्टेट है वो देखिए ये रहे, इस तरह यहाँ भी कुछ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इसका उत्पादन होता है। अब यहाँ आप देखेंगे तो भारत में 60 का जो दशक था उसमें लगभग 20 मिलियन टन हर साल दूध का उत्पादन होता था। लेकिन 2019 और 20 में ये कितना हो गया, 198.4 मिलियन टन। कितना बड़ा है, और ये सब इस व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत बढ़ा। तो आप देखिए लगभग 200 मिलियन टन, 20 मिलियन टन से 200 मिलियन टन पर चले आए हैं। पर कैपिटा अगर मिल्क अवेलेबिलिटी की भी बात करें तो देखिए 394 ग्राम पर डे, यानी कि 400 ग्राम ऑलमोस्ट, 500 ग्राम लगभग हम आधा
लीटर मानते हैं। एक दिन में एक आदमी के पास 400 ग्राम दूध तो है पीने के लिए। 18-19 के डेटा है ये, एनडीडीबी के द्वारा जारी किया गया। अच्छा, वर्ल्ड लेवल पर हम कंपेयर करें तो भारत विश्व में 22% दूध उत्पादन करके पहले नंबर पर है। हमारे बाद है अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, ब्राजील, ये देश आते हैं। विश्व का सबसे ज्यादा दूध भारत से पैदा होता है और उसका श्रेय जाता है वर्गीज कुरियन और व्हाइट रेवोल्यूशन। अब हम बात करेंगे येलो रिवोल्यूशन की, पीली क्रांति। ये जो क्रांति है वो खाद्य तेल, भारत के अंदर बड़ी समस्या रही है। भारत में खाद्य तेल एक ऐसी चीज है जो हमेशा आयात करना पड़ता है। तो ऐसे में इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1986 में ये येलो रिवोल्यूशन जो है वो शुरू किया गया और इसके इसके पिता सैम पित्रोदा को माना जाता है। और ये जो जितनी ऑयल वाली फसलें हैं जिसमें ग्राउंड नट, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन है, सैफफ्लावर, कुसुम कहते हैं इसको, सीसम तिल या सनफ्लावर, सूरजमुखी, लिनसीड, अलसी कहा जाता है, कैस्टर, अरंडी, तो ये सारी जो चीजें हैं इन सब के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये येलो रिवोल्यूशन शुरू किया गया ताकि खाद्य तेल जो है उसमें हम आत्मनिर्भर हो सके। ये उद्देश्य लेके इसको शुरू किया गया था, येलो रिवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा सरसों को मिला, इसलिए कभी कभी इसको सरसों की क्रांति भी कह दिया जाता है। इसके अलावा भारत में कई सारी क्रांतियां और आई हैं जिसके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। वो किस फील्ड से जुड़ी हुई है वो यहाँ लिखा है, कई कोई की पर्सन उससे जुड़ा हुआ है तो उसके फादर के रूप में यहाँ नाम लिखा है। यह अनुमानित समय है वो कब चली थी या कौन सा उसका वो दौर रहा। जैसे हम ग्रे रिवोल्यूशन की बात करें तो खाद्य उत्पादन के लिए चलाया गया था। राउंड रिवोल्यूशन, ये गोल क्रांति कहते हैं, आलू के लिए थी। सिल्वर क्रांति, ये मुर्गी पालन या अंडा उत्पादन हम कह सकते हैं, इंदिरा गांधी से भी इसका नाम जुड़ता है। पिंक रिवोल्यूशन, ये प्रॉन, एक तरह की मछली है ये भी, जो समुद्र से मिलती है, पानी से मिलती है। ये ओनियन के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू रिवोल्यूशन, ये फिश और एक्वा के उत्पादन के लिए। रेड रिवोल्यूशन, ये मांस और टमाटर के लिए। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, ये जो है जूट के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोल्डन रिवोल्यूशन, ये फ्रूट्स है, शहद है और हॉर्टिकल्चर है, ये सभी के उत्पादन के लिए ये सब इस्तेमाल होता है। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, ये कॉटन के लिए, कपास के लिए। एक प्रोटीन रिवोल्यूशन अभी भी नया शुरू किया गया है जो नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली इनको श्रेय जाता है इसका। एग्रीकल्चरल संबंधी सारे प्रोडक्शन इसमें आ जाते हैं। और एक ब्लैक रिवोल्यूशन भी चलता है, बायोडीजल उत्पादन के लिए है। तो इस तरह से कृषि संबंधी कुछ और क्रांतियां हैं जो किससे जुड़ी हुई है, कभी कभी ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। अब मैं कुछ विशेष कृषि संबंधी जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। स्पेशल एग्रीकल्चर, विशिष्ट कृषि हम इसको कह सकते हैं। जैसे एक शब्द है विटीकल्चर, इसका मतलब होता है अंगूरों का उत्पादन करना। साथ ही एक और शब्द है वाइन ग्रोइंग, क्योंकि अंगूर से फिर शराब बनती है, तो बड़े बड़े खेतों में अंगूर पैदा करना, फिर उनसे शराब बनाना, वाइन ग्रोइंग शब्द है। और इसी के साथ एक और शब्द जुड़ा है विनीकल्चर, इसका मतलब होता है अंगूरों से शराब बनाने का जो प्रोसेस है उसको विनीकल्चर कहा जाता है। ये सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो जो विटीकल्चर, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन वो भूमध्य सागर के आसपास वाले जितने भी देश है वहां सबसे ज्यादा हुआ। और ये तो आप यूँ समझो कि वही नवपाषाण काल वाले जो 10,000 साल पहले, ईसा से पहले जो शुरू हुआ था प्रथम कृषि क्रांति, उसी समय से यहाँ पर ये खेती विटीकल्चर की होती चली आ रही है। फिशिकल्चर, ये भारत में फिशरीज डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जाता है और इसमें हम कह सकते हैं कि कोई तालाब बनाओ, आर्टिफिशियल कोई टैंक बनाओ, या किसी भी तरह से अपने खेत में पानी भर के फसल के साथ मछली पैदा करो, उस तालाब में मछली पैदा, किसी भी तरह से मछली पैदा करनी है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर वो हो सकता है, उसको हम पीसी कल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर, ये रेशम उत्पादन, इसमें रेशम का कीड़ा पाला जाता है, सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं वो कीड़े पाल के फिर उससे वो रेशम बनवाई जाती है। इस तरह के कीड़े होते हैं, कई तरह के कीड़े हो सकते हैं, तो इनको पेड़ों पे पाला जाता है और फिर ये इस तरह की रेशम का उत्पादन करते हैं, उसको हम सेरिकल्चर कहते हैं या सिल्क फार्मिंग भी हम कह सकते हैं। एपीकल्चर, शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन भी हम कह सकते हैं इसको। ये क्या है, बी कीपिंग है, स्पेशली ऑन कमर्शियल स्केल, व्यापारिक स्तर पर मधुमक्खी का पालन करना, शहद उत्पादन करना। और ये आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है कि मधुमक्खियां वहां आके शहद दें। फ्लोरिकल्चर, ये सिंपल सी भाषा में कहें तो फ्लोवर की फार्मिंग है, फूलों का उत्पादन हम कह सकते हैं इसको। तो लार्ज स्केल पर जो फूलों का उत्पादन किया जाता है उसको हम फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। हॉर्टिकल्चर, इसमें सारी गार्डन क्रॉप्स आ गई, सभी तरह के फ्रूट्स आ गए, सब्जियां आ गई, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, सभी को मिला करके हम उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑलिविकल्चर, जैतून का उत्पादन हम कह सकते हैं, ग्रोइंग ऑफ ऑलिव ट्री, इससे तेल बनता है, ऑलिव ऑयल आपने सुना होगा नाम। वैसे इसकी खेती भी ज्यादातर
यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, दक्षिण यूरोप वाले जो देश है, उसमें मुझे लगता है स्पेन का नाम काफी इसमें आता है, तो वहाँ ये होती है। बाकी धीरे धीरे फिर ये इजराइल की तरफ आया और अब भारत में भी इसकी खेती होने लगी है। मैरीकल्चर, ये एक एक्वाकल्चर की एक शाखा है। इसके अंदर समुद्र के अंदर ऐसे बड़े बड़े पिंजरे डाले जाते हैं और उन पिंजरों में फिर समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि आप समुद्र में जीवों को खुला छोड़ दोगे तो वो तो कहीं चले जाएंगे। तो ऐसे बड़े बड़े पिंजरे, ताकि वो जीव समुद्र का एनवायरमेंट भी मिले और उस पिंजरे के अंदर ही रहे, वहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। तो ऐसे में मछलियों का उत्पादन और भी कई तरह के समुद्री जीवों का उत्पादन हम कर सकते हैं, जो खाने के हमारे काम आ सकते हैं और दूसरे भी काम आ सकते हैं। उसको हम मैरीकल्चर कहते हैं, या मराइन फार्मिंग भी इसको कहते हैं। ये एक्वाकल्चर का एक भाग है। एक्वाकल्चर में क्या हो सकता है, वो इनलैंड भी हो सकता है और कोस्टल रीजन में भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है, तो उसको फिर एक्वाकल्चर कहेंगे। और अगर वो केवल समुद्र, जहाँ उतले समुद्र वही हो रहा है, तो वो मैरीकल्चर कहलाता है। दोनों तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। एक शब्द है ऑलेरिकल्चर। ये सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है, जो जमीन के आसपास जो सब्जियां लगती हैं मूलतः, उन सब्जियों के उत्पादन के लिए ये ऑलेरिकल्चर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वीकल्चर है, ये ग्रोइंग और कल्टीवेशन ऑफ ट्री, पेड़ों का उत्पादन करना, एक तरह से हम कह सकते हैं। पेड़ बड़े करना, फिर उनको बेचना, या उनके जो प्रोडक्ट है उनको बेचना, तो वो पेड़ों से संबंधित मूलतः जो लकड़ी से संबंधित काम है उसको सिल्वीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अर्बरिकल्चर भी एक शब्द है। इसमें कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज जो होते हैं, व्यक्तिगत जो पेड़ होते हैं, श्रब्स है, सारी झाड़ियां, ये मतलब बेलें, लताएं जो होती है उनकी खेती करना, या और जो पेरिनियल वुडी प्लांट्स हैं, उन सबको हम इसके अंदर सम्मिलित कर देते हैं। जो वर्ष भर चलने वाले प्लांट्स हैं उनको हम इसके अंदर सम्मिलित कर देते हैं, तो उसके लिए हम अर्बरिकल्चर शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये शब्द लिख के भी पूछा जाता है कि ये क्या है या किससे संबंधित है, इस तरह से प्रश्न। चलिए, अब इतना समझने के बाद हम कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, तो आप इसके फटाफट आंसर दीजिए। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में हरित क्रांति का आरंभ किस दशक में हुआ था? किस क्रांति को कृषि की तीसरी क्रांति कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य से होता है? विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश से होता है? गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल से है? एपीकल्चर किसे कहा जाता है? तो आप इन सारे सवालों के आंसर दीजिए। आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें हम कृषि संबंधी किसी और एक तथ्य की बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच।